चलिए स्टूडेंट, आज हम देखते हैं फिर से कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान है ना। और हमारा अध्याय जो पहले ही चल रहा है भारत के संसाधन फर्स्ट, इस पर आधारित अपने जो अगले क्वेश्चन है आज के वो देखते हैं हम। वर्षा का संग्रहण क्यों जरूरी है। देखिए, वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्षा जल का अगर संग्रहण करेंगे हम तो ही हम आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम जल को संचित कर पाएंगे, रोक पाएंगे, जमा कर पाएंगे, है ना। जल ही कल है, जल ही जीवन ऐसा कहा जाता है। तो अगर जल अगर नहीं होगा तो आने वाला जो समय है वो काफी विकट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले तो जितने भी हमारे स्रोत है, जितने भी जहां से हमें जल प्राप्त होता है, उन सबका जो मेन स्रोत है वो है वर्षा। वर्षा के द्वारा ही नलकूप, तालाब, नदी, झरनों, है ना, और नदियों, और फिर उसके बाद में नलकूपों, ट्यूबवेल, इन सब में जो जल आता है वो वर्षा के जल द्वारा ही उसमें संग्रहण होता है। ठीक है, मतलब इन सबका जो मुख्य आधार है वो है वर्षा का जल। बात आ रही सबके समझ में। खेती में भी हम देखते हैं कि जो भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पर जितने भी सारे जो उद्योग है ना वो कृषि पर आधारित है। और जो फसलें होती हैं वो बारिश के पानी से ही ली जाती है। नदी तालाबों में जो पानी होता है, कुओं में जो पानी जमा होता है वो कहीं ना कहीं वर्षा के जल से ही वो संग्रहित होता है। लाभ देख सकते हैं आप कि भाई क्यों आखिर हम वर्षा के जल को संग्रहण क्यों करें, आखिर हमें इनसे कौन कौन से लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, अगर हम वर्षा का जल अगर संग्रहण करते हैं तो हम इसको साफ सुथरा करके, फिल्टर करके हम इनको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोगों तक पहुंचाएंगे हम इसको साफ करके तो वो इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। देखिए, वर्षा कम होने पर अगर हमने कोई साल अगर बारिश ज़्यादा हो गई, हमने उसको संचित कर लिया उस जल को, और आने वाले समय में अगर बारिश कम होती है या सूखा पड़ता है तो भी हम उस जल को हम क्या कर सकते हैं, खेती के काम में ला सकते हैं। आई बात सबके समझ में। चलिए, उसके बाद में आसपास के जो गांव हैं, अगर वहां पर वर्षा जल अगर संग्रहण किया जाता है तो वहां बाढ़ की स्थिति भी नहीं होगी, है ना। पूरा जो पानी है जो कि नदियों में जाता है वो कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर, मतलब हम उसको संग्रहित कर रहे हैं तो बाढ़ का खतरा कम हो जाएगा। बाढ़ का खतरा कम होगा तो मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा। ठीक है, जो पेड़ जो पानी के कारण जो उखड़ जाते हैं वो कम हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति को भी विनाश से बचाने का काम कर रहे हैं वर्षा जल संग्रहण से। इसके बाद में धरातल के अंदर जो भूमि जल है जिसको हम कह रहे हैं, जो जमीन के अंदर पाया जाता है, इसकी स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार होगा। कहीं ना कहीं ये इसका जो लेवल है वाटर होल्डिंग सिस्टम या फिर उसका जो लेवल्स है वो हाई हो जाएगा। ठीक है ना। आज हम देख रहे हैं कि पानी जो है वो जमीन के अंदर काफी नीचे तक जा चुका है, तो इसका लेवल कहीं ना कहीं हमें ऊपर उठाने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें वर्षा जल संग्रहण बहुत आवश्यक, अपने सामाजिक जीवन में इसको जोड़ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको ये काम करना पड़ेगा क्योंकि सरकार भी यही कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि हमें जो जल है उसको हमें बचाना है। चलिए, इसके बाद वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। उस तरह से जल संरक्षण क्यों आवश्यक है तो वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में जितने ज्यादा वन होंगे वो राष्ट्र उतना ही ज्यादा धनी होगा, क्योंकि ये पूंजी होती है। वन क्या है, पूंजी है। सबसे पहले तो प्रकृति की अमूल्य देन है, ठीक है ना। गॉड ने गिफ्ट दिया है हमें, साथ में ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है ना। अगर मान लो इसकी कमी अगर हो जाती है, अगर हम इसको वनों की कटाई अगर नहीं रुकेगी, वन अगर समाप्त हो जाएगी तो बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है, जैसे भूअपन, जिसे मिट्टी का कटाव कहते हैं, अनावृष्टि हो सकती है, बाढ़ हो सकती है, और उसके बाद में भूकंप हो सकते हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ में इसके बहुत सारे लाभ भी हमें, वनों से बहुत सारे लाभ है। ये जो होते हैं वो तापमान को बनाए रखते हैं, उसके साथ में फिर वर्षा को आकर्षित करते हैं, बादलों का निर्माण करते हैं,
फिर उसके बाद में जो CO2 होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे एटमॉस्फेयर में, जब हमारे वातावरण में बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वन क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं अपने में और हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और हमें गिफ्ट में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो जितने भी हमारे वातावरण की जो गैसें हैं उसमें बैलेंस बनाने का काम भी वन करता है। उसके बाद में मिट्टी कटाव को रोकने का काम करता है। वर्षा जिस स्पीड से आती है उसकी स्पीड को ये कम करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना हमारे लिए काफी जरूरी हो चुका है, आवश्यक हो चुका है, तापमान को भी ये बनाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। इस तरह से आप मन से भी, अपने मन से भी जितने आपको याद है उतने आप उसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण चलिए देखते हैं अपन वनों पर आधारित कौन कौन से हमारे उद्योग हैं। हाँ, वनों पर आधारित उद्योग को देखते हैं हम। तो वनों पर आधारित बहुत सारे उद्योग है हमारे पास में, है ना। कोई भी बड़ा उद्योग जब स्टार्ट होता है तो उसके लिए जो कच्चा माल होता है वो वनों से ही प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो उद्योग है, बहुत सारे जो कारखाने हैं, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये वनों पर ही आधारित है। देखिए, लकड़ी, घास वगैरह ये सब हमें कच्ची सामग्री मिलती है ना, जिसका उपयोग छोटे उद्योगों को चलाने में होता है। जैसे बांस का उपयोग कागज बनाने में होता है, तो कागज उद्योग जो होता है वो बांस पर आधारित है। बांस कहाँ से मिल रहा है हमें? बांस जो मिल रहा है हमें वनों से मिल रहा है। उसके बाद में फिर गोंद, चमड़ा, चंदन, तारपीन ऑयल, केवड़ा, जड़ी बूटियां, तेंदुपत्ता, शहद, है ना, ये सब जो है ये लघु उद्योग का आधार है। बिना इन कच्ची सामग्री के जो लघु उद्योग है वो चलना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी कह सकते हैं कि जितने भी उद्योग है हमारे यहाँ पर जो वनों पर आधारित है वो रीढ़ की हड्डी है। वन क्या है? उनकी रीढ़ की हड्डी है। बात आई समझ में? तो आप बहुत सारे और अपने मन से भी इसमें लिख सकते हैं कि हमें वनों पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बताना है ना। जैसे माचिस उद्योग हो गया, फिर उसके बाद में जड़ी बूटियों, जो हर्बल मेडिसिन मिल रही है ना, वो जड़ी बूटियों से मिल रही है। उसके बाद में भी शहद, दवाइयों में उपयोग हो रहा है, शहद का उपयोग हो रहा है, मोम। उसके बाद में तेंदुपत्ता, है ना, चंदन का उपयोग होता है बहुत सारे साबुन वगैरह बनाने में, केवड़ा इत्र बनाने में होता है, सेंट बनाने में, परफ्यूम बनाने में होता है। चमड़ा उद्योग, चमड़े से देखते हैं बैग वगैरह, फिर उसके बाद में जूते, चप्पल और बहुत सारे कॉस्ट्यूम वगैरह बनाने में होता है। लकड़ी का उपयोग, लकड़ी, इमारतें, लकड़ी, मकान बनाने में, दरवाजे बनाने में बहुत सारे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप मन से भी लिख सकते हो। उसके बाद वन जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। अभी भी क्वेश्चन था, ये था हमारा क्वेश्चन कि वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो उसी पर बेस्ड है ये कि वन जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो वन होते हैं वो बादलों को आकर्षित करते हैं। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, उसके तापमान को ये संतुलित रखते हैं, उसको ठंडा बनाए रखते हैं। साथ में बादलों का निर्माण करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जलवायु को, हमारे वातावरण को ये नियंत्रित कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे मिट्टी कटाव को रोकते हैं वन। साथ में लगभग हमारी पृथ्वी का लगभग 15% भाग जो है वो वनों से घिरा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस बनाए रखता है, मिट्टी कटाव को रोकता है, ये बाढ़ की स्थिति को कम करता है। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण इसके गुण है वनों के, जिससे हमारे जो जलवायु उसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं अपन। चलिए अभी का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दिसंबर 1988 की वन नीति की मुख्य विशेषताएं बतानी है आपको। तो सबसे पहले वनों की उत्पादकता बढ़ाना। वनों द्वारा जितना भी उत्पादन हो रहा है उसको हमेशा क्या करना, लगातार उसको बढ़ाए रखना, ये पहला उद्देश्य है। उसमें पहाड़ी, घाटी और नदी क्षेत्रों में जो जल ग्रहण क्षेत्र है ना,
पहाड़ी घाटियों और नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वहां पर वनों की मात्रा को, वनों का विस्तार को बढ़ाना। उसके बाद में जंगलों पर आदिवासियों और निर्धनों के पारस्परिक अधिकार बरकरार रखना। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जंगलों पर आदिवासी और निर्धनों का अधिकार है, तो उनकी ये जो गरिमा है, उनके जो अधिकार है, उनको उससे वंचित ना करना बल्कि बनाए रखना। उसके बाद में ग्रामीण और आदिवासी जो इलाके हैं उसके लिए ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी की आपूर्ति को, उसकी पूर्ति को ध्यान में रखना। और साथ में जितने भी ग्रामीण और कुटीर उद्योग हो, है ना, ग्रामीण और कुटीर उद्योग जो कि वनों पर आधारित है, इनको चालू रखना। और दूसरे ऐसे बड़े उद्योग है जो वनों पर आधारित है, उसको परमिशन ना देना, केवल ग्रामीण और कुटीर उद्योग ही को परमिशन देना। उसके बाद में वनों की कटाई पर रोक लगाना। ऐसे बहुत सारे और अपने मन से भी हम लिख सकते हैं इस नीति के अनुसार। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।